Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about law of dominance. In my previous video we will discuss about some concept of inheritance and variations. Now we will discuss about this video the Mendel experiment and law of inheritance. Okay, तो मेंडल आपको मैंने बताया था जो द फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं उन्हें बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ऑन पी प्लांट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वो होता है पाइसम सटाइवम। उन्होंने पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे और 14 एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, 14 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्टडीड की थी द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स एंड सम कैरेक्टर्स आर मेंशन हेयर। तो मतलब कौन कौन से उन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए थे, वो थे सबसे पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था लेंथ ऑफ स्टेम मीन्स प्लांट की हाइट। तो फर्स्ट हमारा करेक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ फ्लावर, द नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ पॉट, शेप ऑफ सीड की सीड की शेप कैसी थी, रिंकल थे, राउंड थे, कैसे थे। ठीक है, कलर ऑफ सीड एंड कलर ऑफ फ्लावर्स। तो दीज आर द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, तो इन करेक्टर्स को लेके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट होता है कि वाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गार्डन पी को ही चूज़ क्यों किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज सम रीजन्स आर बिहाइंड दैट। सबसे पहले मैं अगर रीज़न की बात करूँ तो वो है हमारे शॉर्ट लाइफ स्पैन। उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होने का रीज़न है फर्स्ट। सेकंड में बात करूँ वो है बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर, मींस फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज सुटेबल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस अगर होगी तो उसके लिए सुटेबल स्ट्रक्चर भी था और शेप भी थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को, इस फ्लावर को चूज़ किया था। नेक्स्ट होता है मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। यहाँ पे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भी उन्होंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुड बी इजीली कंट्रोल्ड। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट करी थी तो वो इजीली कंट्रोल्ड हो रही थी, इसलिए ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि मेंडल्स ने लॉ दिए थे। ठीक है, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो थे मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं लॉ की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो वो है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जो हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उनके पीछे जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को मेंडल ने फैक्टर्स बोला था। ठीक है, उनके थ्रू हमारा ट्रांसफ़र होता है और ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर मतलब आपको याद होगा एलील्स, ये जो जीन्स होते हैं वो पेयरिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे XX XY, वैसे ही यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, पेयरिंग फॉर्म में होते हैं। और ये फैक्टर्स 2 टाइप के हो गए, यानी कि हमारा एक डोमिनेंट हो गया, एक रेसेसिव करेक्टर हो गया। इसके बेस पे ही इन्होंने फर्स्ट लॉ को दिया था, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे क्या है, एक करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और एक करेक्टर जो है रेसेसिव है। डोमिनेंट और रेसेसिव मींस कि यहाँ पे जब उन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं तो जो डोमिनेंसी होती है वो रेसेसिव के ऊपर मतलब अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ दी। डोमिनेंस का मतलब ही यही होता है कि अपना ज़्यादा प्रभाव छोड़ देना। उसका करेक्टर क्या करता है, डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिससे रेसेसिव करेक्टर जो है उसका प्रभाव दब जाता है और किसका राज आ गया, डोमिनेंट का। इसीलिए उसको डोमिनेंट बोला जाता है क्योंकि वो अपना प्रभाव दूसरे करेक्टर पर ज़्यादा छोड़ देता है। In other words, one member of the pair is dominant and while other member of the pair is recessive. Okay, तो one member is able to express itself while other is remain hidden। मतलब कि one member जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा और दूसरा member जो है वो hidden में चला जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा और उसके करेक्टर के आगे वो छिप जाएगा। और जो छिप जाएगा वो रेसेसिव और जो नहीं छिप पाएगा यानी कि जो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा लेगा वो कौन सा करेक्टर हो गया, डोमिनेंट। ठीक है, तो इसके ही बेस पे ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसकी क्रॉसिंग कैसे होती है देखिए, दिस इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि डोमिनेंट और रेसेसिव 2 फैक्टर्स हो गए, यानी कि फर्स्ट वन इज डोमिनेंस, मतलब जो टॉल प्लांट लिया है यहाँ पे T और T, यानी कि देखिए लेंथ लिया है प्लांट की और एक लिया है स्मॉल t जो लिया है हमने ड्राफ। ठीक है, यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल T बनेंगे और यहाँ से जो ड्राफ से गैमीट बनेंगे वो कैसे बने, स्मॉल t। ठीक है, अब इन्होंने जब आपस में क्रॉसिंग कराई इन दोनों गैमीट्स की तो क्या बना हमारे पास T और T
एंड दिस इज़ ऑल टॉल्स, मतलब जितने भी हमें प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, टॉल मिले। और ये जो हमें सारे प्लांट टॉल मिले हैं ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन, यानी कि सबसे पहले जो उन्होंने फाइंड आउट करे थे हाइब्रिड करने पर, ये हमारा हाइब्रिड करेक्टर है इन दोनों का, ठीक है। क्यों टॉल बने, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी की डोमिनेंसी ज़्यादा है रेसेसिव करेक्टर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका करेक्टर छिप गया। अब जब उन्हें F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले, ठीक है, क्योंकि टी की डोमिनेंसी ज़्यादा थी, इसने स्मॉल टी के करेक्टर को छिपा दिया, रेसेसिव करेक्टर को, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, दूसरी पोजीशन कंडक्ट करने के लिए मेल और फीमेल प्लांट ले लिए, इसी के जो हाइब्रिड बने थे, हाइब्रिड के मेल और फीमेल प्लांट ले लिए, यानी कि टी और टी और टी और टी, इनके बीच में क्रॉसिंग कराई। ओके, आप कैसे कराई, जैसे मान लीजिए ये 1 2 और ये 1 2, अब इस टी की मल्टीप्लाई पहले इस टी से कर देंगे, कैपिटल टी आ जाएगा, फिर इस टी की ही मल्टीप्लाई इस टी से कर देंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गई, क्योंकि भाई आप एक से करोगे तो दूसरे से साथ तो करोगे, या मान लीजिए आप कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 की 2 से भी कर रहे हो, तो एक बार 2 से करोगे, फिर 2 की 1 से करोगे, उसी तरीके से पहले इस टी की मल्टीप्लाई इस टी से करोगे, फिर इस टी की मल्टीप्लाई इस टी से करोगे। अब इस टी की मल्टीप्लाई इस टी से करी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी की मल्टीप्लाई इस टी से करी, स्मॉल टी। तो अब आपके पास देखो 4 करेक्टर्स आ गए, 4 जीन्स आ गए, टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो कैसे है, होमोजाइगस, मीन्स कि बोथ एलील्स आर सिमिलर, जब सिमिलर होंगे तो होमोजाइगस, जब बोथ एलील्स आर डिसिमिलर मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, स्मॉल टी कैसे होगा, ये भी दोनों सेम है तो होमोजाइगस। तो जीन्स कैसे आ गए 1, ये दोनों कैसे हैं 2, और ये कैसे आ गया रेशियो 1, एंड द फिनोटाइपिक रेशियो इज़ 1:1। फिनोटाइपिक का मतलब ये हो गया कि जब हम उसके बिहेवियरल करेक्टर को देखा, यानी कि हमने देखा कि हमें जो टॉल प्लांट्स मिले हैं, भाई ये टॉल हो गया, ये और ये भी टॉल है, क्यों, क्योंकि इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा है, तो ये तीनों कैसे होगा, टॉल, और हमारा पास एक क्या हो गया, ड्राफ्ट। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो निकल के आएगा वो 3:1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 कैसे होगा, टॉल है, और 1 कैसा है हमारे पास, ड्राफ्ट, तो 3:1। तो दिस इज़ माय फिनोटाइपिक रेशियो। और अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो वो है 1:1, मीन्स कि मेरे पास एक ये जीन्स है, 2 जीन्स ये हैं और एक जीन ये है, तो यानी कि जब हम जीन्स काउंट करते हैं, यानी कि हम जेनेटिक स्टडी करते हैं, जीन्स की स्टडी, तब हम उसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। और जब हमने उसके बिहेवियरल कैरेक्टर को देखा तब हमें पता चला कि कितना फिनोटाइपिक रेशियो आया है। इस तरीके से मैंडल को, जब मैंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था तो उसमें उसको जो रेशियो मिला था वो था 1:1, ठीक है। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो, एंड द फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। ओके, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।